एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है केचुए में जनन। रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म। देखिए, पिछले वीडियो में हमने केचुए की आंतरिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न तंत्र थे, जैसे परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपना जो टॉपिक है वो है केचुए में जनन। देखिए, केचुआ एक द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि एक ही प्राणी के अंतर्गत नर और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित होते, परंतु इसमें स्वनिषेचन न होकर परनिषेचन पाया जाता है। इसका कारण है कि केचुए के अंदर पुंपूर्वता का गुण पाया जाता है, यानी कि इसमें नर जननांग है वो मादा जननांग से पहले परिपक्व होते हैं। तो इसमें लैंगिक जनन तो होता है, लैंगिक जनन के साथ परनिषेचन की क्रिया होती है, यानी कि स्वनिषेचन नहीं होता। स्वनिषेचन न होने का कारण है कि इसमें पुंपूर्वता का पाया जाना, यानी कि नर जननांग है वो मादा जननांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। अब नर जननांग के अंतर्गत लें तो वृषण है, वृषण कोश है, शुक्राशय है, ऐसे ये नरजनन छिद्र है, ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि वगैरह। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत लें अंडाशय है, अंडवाहिनियां हैं, अंडकीपक हैं, शुक्रग्राहिका है, ये संरचनाएं इसके अंतर्गत उपस्थित होती है। हम बात करें केचुए में मैथुन प्रक्रिया है। मैथुन प्रक्रिया रात्रि के समय या तो नम भूमि के अंदर होती है या वर्षा ऋतु में रात्रि के समय होती है, जो लगभग 1 घंटे तक चलती है। इस प्रक्रिया में 2 केचुए हेड ऑन टेल स्थिति में होते हैं, यानी कि उनके सिर हैं या शीर्ष भाग है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, और 1 घंटे तक मैथुन प्रक्रिया लगभग होती रहती है। उस दौरान जो शुक्र द्रव्य है, प्रोस्टेट द्रव्य है, वो शुक्रग्राहिका के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है, और जो जनन पेपुला है या जनन अंकुरक है वो उभरकर बाहर आ जाते हैं, जिससे दोनों के जनन छिद्र आमने सामने आ गए और शुक्र द्रव्य और प्रोस्टेट द्रव्य उसका आदान प्रदान हो जाता है। निषेचन प्रक्रिया है बाह्य प्रकार की होती है, यानी कि कोकून के अंदर निषेचन क्रिया होती है। कोकून का निर्माण है क्लाइटेलम क्षेत्र के द्वारा होता है, क्लाइटेलम के द्वारा हो रहा था, कोकून का निर्माण हुआ। एक कोकून से प्राय एक ही केचुए का निर्माण होता है, और ये कोकून तब तक निर्मित होते रहते हैं जब तक कि शुक्रग्राहिका के अंतर जो शुक्राणु है वो समाप्त न हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो आइए अब हम लेते हैं जो केचुआ होता है, केचुए में जनन प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न होती है।
केचुआ है द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है। इसमें नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में, यानी कि दोनों जननांग एक ही प्राणी में होते हैं। इसमें परनिषेचन लैंगिक जनन होता है। स्वनिषेचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें पुंपूर्वता यानी कि केचुआ है उसमें निषेचन प्रक्रिया के लिए दो प्राणियों की आवश्यकता होती है, अर्थात परनिषेचन होता है और कैसा जनन होता है, लैंगिक। इसमें शवनिषेचन नहीं हो पाता, यानी कि नरजन्नांग और मादा जन्नांग एक ही प्राणी के अंदर होते हुए भी इसमें क्या नहीं हो पाता, शवनिषेचन नहीं हो पाता। उसका कारण है कि इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, पुंपूर्वता। अब देखिए पुंपूर्वता क्या होती है, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट बात है पुंपूर्वता की घटना क्या होती है। तो चाहे कोई भी प्राणी हो, पादप हो, कोई भी जीव मान लो जो लैंगिक जनन करता हो, और उसमें यदि सीधा सा लें हमें कि नर जननांग है वो मादा जननांगों से पहले परिपक्व हो रहे हैं, तो वो घटना है पुंपूर्वता कहलाती है। यानी कि नर जननांगों का मादा जननांगों से पहले परिपक्व होना। तो नर जननांगों का मादा जननांगों से पहले परिपक्व होना है वो पुंपूर्वता कहलाता है। और ये पुंपूर्वता की घटना है वो किस में उपस्थित होती है, केचुए में। इसलिए केचुए के अंदर परनिषेचन होता है, लैंगिक जनन और परनिषेचन। इसी से संबंधित स्त्री पूर्वता, ये उल्टा होता है। नहीं कि स्त्री पूर्वता है वो अलग चीज है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, मादा जननांगों का नर जननांगों से पहले परिपक्व होना। तो वो घटना स्त्री पूर्वता कहलाती है। तो केचुए के अंदर पुंपूर्वता की घटना पाई जाती है, यानी कि नरजन्नांग है मादा जन्नांगों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, और पहले परिपक्व हो गए इसलिए इसमें परनिषेचन होता है। ये स्थिति थी। इसमें हम लें नरजन्नांग और मादा जननांग है, उसमें देखिए कौन कौन से भाग है उपस्थित होते हैं। केचुए का नर जनन तंत्र। देखिए केचुए के नर जनन तंत्र में हम भाग देखें तो वृषण है,
वृषणकोश है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और जनन सहायक ग्रंथियां हैं, ये आती हैं। यानी कि नरजनन तंत्र के अंतर्गत केचुए में वृषण है, वृषण कोश है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, जनन सहायक ग्रंथियां हैं, ये आ जाती हैं। फिर केचुए के मादा जनन तंत्र के भाग। तो देखिए मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनियां, अंडकीपक, इसके साथ साथ शुक्रग्राहिका, ये संरचनाएं हैं। नरजनन छिद्र है, मादा जनन छिद्र है, तो इसमें नरजनन छिद्र, इसमें मादा जनन छिद्र। तो ये मादा जनन तंत्र के भाग थे, ये प्रक्रिया। इसमें अब ले देखिए मैथुन प्रक्रिया की हम बात करें, केचुए में मैथुन प्रक्रिया है वो नम भूमि के अंदर या फिर वर्षा ऋतु में रात्रि के समय लगभग 1 घंटे तक चलती है। और इस प्रक्रिया में 2 केचुए हेड ऑन टेल स्थिति में, यानी कि एक दूसरे के सिर हैं वो विपरीत स्थिति में होते हैं, हेड ऑन टेल स्थिति में होते हैं, जिससे नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र, या यूं कहें जनन छिद्र एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और प्रोस्टेट द्रव्य है, शुक्र द्रव्य है, उसका आदान प्रदान हो जाता है। तो इसमें देखिए मैथुन प्रक्रिया रात्रि के समय नम भूमि के अंदर अथवा वर्षा ऋतु में, या तो नम भूमि के अंदर होगी या वर्षा ऋतु में होगी। मैथुन प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रक्रिया में दो केचुए सिर के ऊपर पूंछ, यानी कि हेड ऑन टेल, हेड ऑन टेल स्थिति में होते हैं।
जनन अंकुरक है वो उभर जाएगा और उभर कर जनन छिद्र है, आमने सामने आ जाते हैं। आमने सामने आ जाने के कारण प्रोस्टेट द्रव्य है और शुक्र द्रव्य है उसका आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि स्थिति थी एक केचुए का सिर है दूसरे के पूंछ के ऊपर, या दूसरे वाले का जो पूंछ होती है वो सिर के ऊपर। इस स्थिति में इनमें परनिषेचन प्रक्रिया होती है और शुक्र द्रव्य और प्रोस्टेट द्रव्य का आदान प्रदान हो जाता है। ये केचुए के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही थी? मैथुन प्रक्रिया। मैथुन प्रक्रिया और निषेचन। अब लेते हैं केचुए के अंदर निषेचन प्रक्रिया। तो देखिए निषेचन है केचुए में बाह्य प्रकार का होता है जो कोकून के अंदर होता है, यानी कि क्लाइटेलम क्षेत्र के द्वारा कोकून का निर्माण किया जाता है और उस कोकून के अंदर ही निषेचन प्रक्रिया होती है। और एक कोकून के द्वारा प्राय एक ही केचुए का निर्माण होता है और कोकून है तब तक निर्मित होते रहते हैं जब तक कि शुक्र ग्राहिका के अंदर शुक्राणु समाप्त न हो जाए। केचुए में निषेचन। देखिए निषेचन की हम बात करें, निषेचन का मतलब होता है क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक उनका जुड़ना, संलयन होना निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होना मतलब जुड़ना निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में अंडाणु और शुक्राणु है उनका जुड़ना ही क्या कहलाता है? निषेचन। अगर ये युग्मक है शरीर के बाहर जुड़ रहे हैं तो बाह्य निषेचन, शरीर के अंदर मादा शरीर के अंदर जुड़ रहे हैं तो आंतरिक निषेचन होता है। तो केचुए के अंदर बाह्य निषेचन उपस्थित होता है। किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। निषेचन कोकून के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोकून के अंदर। और कोकून की हम बात करें, कोकून का निर्माण पर्याणिका या किसके द्वारा होता है? क्लाइटेलम क्षेत्र के द्वारा। क्लाइटेलम क्षेत्र है उसके द्वारा जो 14वां, 15वां और 16वां खंड उभर कर आ रहा था वो खंड पर्याणिका या क्या कहलाता है? क्लाइटेलम। और उस पर्याणिका या क्लाइटेलम क्षेत्र से ही क्या बनता है? कोकून। और इस कोकून के भीतर बाह्य निषेचन है वो संपन्न हो जाता है। एक कोकून से एक केचुआ निर्मित होता है।
कितना केचुआ निर्मित होता है? एक। और ये कोकून तब तक बनते रहते हैं जब तक कि शुक्र ग्राहिका में शुक्राणु है। यानी कि तब तक बनते रहेंगे जब तक कि शुक्र ग्राहिका है उसमें शुक्राणु उपस्थित है, तब तक लगातार कोकून है वो निर्मित होते रहते हैं। अगर शुक्र ग्राहिका के अंदर शुक्राणु समाप्त हो गए तो फिर कोकून का बनना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये प्रक्रिया थी। तो निषेचन था, और निषेचन है वो किस स्थिति में हो रहा था? हेड ऑन टेल, यानी कि एक केचुए का सिर दूसरे की पूंछ पर होता है। ये केचुए में निषेचन प्रक्रिया थी। फिर परिवर्धन के बाद केचुए हैं, नए केचुए का जन्म होता है या निर्माण होता है। तो इस तरीके से केचुए में जनन प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब केचुआ है लैंगिक जनन दर्शाता है। लैंगिक दृष्टि से केचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, अर्थात इसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें शव निषेचन न होकर पर निषेचन होता है। इसका कारण है कि इसमें पुंपूर्वता की घटना पाई जाती है। कहने का मतलब है कि नर जन्नांग है मादा जन्नांग से पहले परिपक्व होते हैं, ये स्थिति थी। और जो कोकून निर्माण हो रहा था उस कोकून निर्माण में ही निषेचन प्रक्रिया होती है। ये केचुए में जनन तंत्र था। अब लेते हैं केचुए का कृषि में महत्व। देखिए, केचुआ है उसका कृषि क्षेत्र में विशेष महत्व है। अब केचुआ है कृषि के लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। लाभदायक तरीके से हम देखें तो देखिए केचुआ है किस तरीके से लाभदायक होता है। तो केचुए के लाभ देखें हम तो जैविक खाद निर्माण में, केचुए का प्रमुख भोजन है वो सड़ी गली पत्तियां हैं, मिट्टी है, गोबर है, ये प्रमुख उसका खाद्य पदार्थ होता है। तो वो इनको खाकर फिर इनको अपशिष्ट के रूप में, गोलिकाओं के रूप में त्यागता है, जिसे कास्टिंग कहते हैं। और ये छोटी छोटी गोलिकाएं हैं, वर्मी कास्टिंग कहलाती है। इस वर्मी कास्टिंग के अंदर NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, और जो नाइट्रोजन है, पोटास है, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इस NPK की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का क्या होता है? खाद होता है। तो केचुए के द्वारा खाद निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया वर्मी कल्चर कहलाती है। और इससे जो खाद प्राप्त हो रहा है वो जैविक खाद कहला रहा है। ये जैविक खाद पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पौधे अच्छी वृद्धि प्रक्रिया करते हैं। तो इसका उपयोग एक तो जैविक खाद निर्माण में करते हैं, दूसरा प्रलोभक व भोजन के रूप में। यानी कि केचुआ है, केचुए का उपयोग मछलियों को पकड़ने में प्रलोभक के रूप में करते हैं। साथ ही कनखजूरे हैं, सांप हैं, मेंढक हैं, केचुए को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रलोभक के रूप में मछलियों को पकड़ने के लिए केचुए का उपयोग किया जाता है। साथ ही भोजन के रूप में इसका उपयोग कनखजूरे, सरप, मेंढक, छिपकलियां ये करते रहते हैं। तो प्रलोभक के रूप में और भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। मिट्टी सुधारक के रूप में। देखिए, मिट्टी का सुधार करने के कारण केचुआ है किसानों का मित्र कहलाता है। यानी कि ये बिलकारी स्वभाव का होता है। तो खेतों में या नम मिट्टी में ये बिल बनाता है
और बिल बनाने से जो आंतरिक मिट्टी है वो बाहर आ जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। तो बाहर वाला खाद अंदर चला जाता है और मिट्टी पोली हो गई, रंध्रावकाश बढ़ जाएंगे ताकि पौधे हैं आसानी से श्वसन प्रक्रिया कर सकें और उपज अधिक हो, इसलिए ये मिट्टी शुद्धारक के रूप में उपयोग में आता है, इसलिए ये किसानों का मित्र कहलाता है। इसके साथ ही केचुआ है, उसका उपयोग है अनेक बीमारियों के इलाज में भी करते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह की, बवासीर वगैरह की जो बीमारियां होती हैं उनमें केचुए को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये उसके लाभदायक महत्व थे। अब केचुए की हम हानियां लें तो हानियों में देखिए, मिट्टी कटाव। एक तो मिट्टी कटाव देखिए, मिट्टी कटाव कैसे होता है, केचुआ है मिट्टी को पोली बना देता है जिससे जलावशोषण बढ़ने लग जाता है, यानी कि मिट्टी है पानी को ज़्यादा अवशोषित कर ली जाती है या कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए वो ही भूमि ढलान वाली हो तो पानी को मिट्टी अवशोषित करेगी और मिट्टी बहकर चली जाएगी, यानी कि आसानी से मिट्टी है उसका कटाव हो जाता है। इसलिए जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ केचुए के द्वारा मिट्टी कटाव की समस्या बन जाती है। तो ये कृषि क्षेत्र में हानि होती है कि अत्यधिक पोली बना देता है, पोली बनाने के कारण मिट्टी कटाव की समस्या उत्पन्न होती है। किसके कारण? केचुए के कारण। मध्य परजीवी हैं, उनका संचरण यानी कि अनेक सूक्ष्म जीव परजीवी जो विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं, उनको एक जीव से दूसरे जीव तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो मध्यस्थ भूमिका निभाता है वो केचुआ निभाता है। जैसे सूत्रकृमि है, फीताकृमि है, इनको स्थानांतरित करने में या इनका संचरण करने में प्रमुख भूमिका है वो केचुए की होती है। जैसे शुअर के अंदर उसके फेफड़ों में जो निमेटोड्स पाया जाता है उसका संचरण है केचुए के द्वारा ही होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर ये पाए जा रहे हैं। अब शुअर वगैरह भोजन प्राप्ति के लिए मिट्टी से क्रिया करेगा, मुंह वगैरह डालेगा, तो सूत्रकृमि है उन केचुए के थ्रू शुअर के अंदर पहुंच जाते हैं और फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। तो ये संचरण में मध्य परजीवी हैं, परजीवियों के संचरण करने में किसकी भूमिका होती है? केचुए की, जिससे विभिन्न जंतु हैं उनमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था तीसरा। जो केचुआ होता है वो विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के लिए नाशक कीट की भांति कार्य करता है या नाशक जीव की भांति कार्य करता है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये देखा गया है कि केचुए की विभिन्न जातियां हैं, वो विभिन्न जातियां विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचा देती है, उनकी पत्तियों को, जड़ों को नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे मालाबार क्षेत्र में जो धान की फसल है उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली केचुए की प्रजातियां हैं वो मालाबारिया, पेडुडी कोला, ये वाली धान की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। एफेनेगस और आईजीजी ये वाली है
वो धान की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही कोयम्बटूर क्षेत्र में पान की पत्तियों या पान की जड़ों को जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है वो वाली फरेटिमा इलोंगेटा, ये केचुए की प्रजाति है। वो पान की पत्तियां हैं, जड़ें हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही दक्षिणी भारत में अन्नामलाई पहाड़ियों में इलायची है। इलायची की फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाली केचुए की प्रजाति है वो है पेरियोनिक्स। तो कहने का तात्पर्य था कि केचुआ है, उसका कृषि में महत्व है। अब लाभदायक दृष्टि से भी है और हानिकारक दृष्टि से भी है। लाभदायक दृष्टि से हमने लिया कि इसके द्वारा जैविक खाद का निर्माण किया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का खाद होता है, जिसमें एनपीके की मात्रा यानी कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसकी मात्रा क्या होती है ज़्यादा, और पौधों की वृद्धि के लिए ये ही 3 प्रमुख आवश्यक खनिज पोषण होते हैं। तो ये है वो प्राप्त होता है। तो इनसे जो खाद प्राप्त करने का तरीका है, प्रक्रिया है, वर्मी कल्चर कहला रहा है, जो कंपोस्ट खाद की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का क्या होता है, जैविक खाद होता है। दूसरा, प्रलोभक और भोजन के रूप में यानी कि मछलियां वगैरह पकड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। भूमि सुधारक के रूप में केचुए उपयोगी हैं। हानिकारक दृष्टि से हम देखें तो इनसे मिट्टी का कटाव होता है, ये परजीवियों का संचरण करते हैं, ये नाशक होते हैं, फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे मालाबार क्षेत्र में धान की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली केचुए की प्रजातियां मालाबारिया, पेडुडिकोला, एफेनगस और आईजीजी है। ऐसे ही कोयम्बटूर क्षेत्र में पान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली फरेटिमा इलोंगेटा है। दक्षिणी भारत में अन्नामलाई पहाड़ियों में इलायची की फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाली केचुए की प्रजाति है वो है पेरियोनिक्स। तो ये अपना जो लेसन था केचुए की संरचना और उसका कृषि में महत्व है, ये कंप्लीट होता है।